नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के मामले में अब एक्शन लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल के जेई सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा कई कर्मचारियों अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सवाल यह भी है कि आखिर बाकी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? क्या प्राधिकरण कार्रवाई का सिर्फ दिखावा कर रहा है? तो देखिए, शुक्रवार को देर रात ये हादसा होता है। शनिवार को कोई अधिकारी मौके पर पहुंचते नहीं है। कल भी पूरे दिन भर न्यूज स्टेट ने भी कवरेज की थी और उसके बाद दिन भर एक एक तस्वीर दिखाई गई थी। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश में हैं लोग और जस्टिस फॉर युवराज के पोस्टर्स भी यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन अब जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कार्रवाई की है और प्राधिकरण के सीईओ ने ट्रैफिक सेल के जेई को सस्पेंड किया है। इसके अलावा कई कर्मचारियों अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ सवाल यह भी है कि कुछ लोगों को तो कारण बताओ का नोटिस जारी किया गया है, ट्रैफिक सेल के जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाकी के जो अफसर हैं, आखिर उन पर कब कार्रवाई होगी? क्या प्राधिकरण सिर्फ कुछ लोगों को नोटिस जारी करके, एकाध लोगों को सस्पेंड करके सिर्फ कार्रवाई का दिखावा कर रहा है? तो शुक्रवार देर रात ये पूरा हादसा होता है। लापरवाही के कारण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। तो नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक होनहार इंजीनियर की जान चली गई। एक परिवार का चिराग बुझ गया, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण है। इस हादसे की एक एक तस्वीर सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही को बयां कर रही है। अगर नोएडा प्राधिकरण अपने काम को बिना लापरवाही के करता तो शायद युवराज की जान नहीं जाती। ऐसे में न्यूज स्टेट के कई सवाल है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से ये कुछ ऐसे सवाल है। सवाल यह है कि नोएडा प्राधिकरण ने आखिर क्यों नहीं वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए थे। सवाल यह भी है कि अथॉरिटी के कब्जे वाले प्लॉट में बने गहरे गड्ढे को आखिर क्यों नजरअंदाज किया गया? मौके पर बैरिगेटिंग, चेतावनी बोर्ड या फिर लाइटिंग क्यों नहीं थी? सवाल यह भी कि नोएडा प्राधिकरण के अंडर आने वाले ट्रैफिक सेल आखिर क्या करता रहा? इसके अलावा सवाल यह भी है कि जहां से बड़ा राजस्व मिलता है, जिस जिले में बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, प्राधिकरण के पास उसे ही लेकर कोई संसाधन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि आखिर अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की गई है, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में सिर्फ नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही ही सामने नहीं आई है, बल्कि दमकल विभाग की तैयारियों और संसाधनों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 2.5 घंटे के बाद क्यों युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी? 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन फिर भी युवराज की जान नहीं बची। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद तो थे, लेकिन उनके पास ना तो पानी से भरे बेसमेंट में उतरने के लिए कोई जरूरी उपकरण थे और ना ही कार तक पहुंचने की कोई ठोस योजना थी। ऐसे में न्यूज स्टेट ना सिर्फ प्राधिकरण से सवाल पूछता है, बल्कि उस दमकल विभाग से भी कई ऐसे सवाल पूछता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे थे कि 2.5 घंटे तक जद्दोजहद चली और उसके बाद उसकी जान चली गई। सवाल यह कि दमकल विभाग के पास क्यों नहीं पर्याप्त संसाधन थे? सवाल यह कि दमकल विभाग आखिर 2.5 घंटे तक क्या करता रहा? डिलीवरी बॉय पानी में कूद सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों ने आखिर कोई कोशिश क्यों नहीं की? घटना के बाद सीएफओ प्रदीप चौबे मौके पर आखिर क्यों नहीं पहुंचे? नोएडा में आखिर एनडीआरएफ की टीम क्यों नहीं थी? तो ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जानने की कोशिश लगातार जारी है। और सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि एक तरफ तो देखिए लापरवाही के कारण हादसा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो टीम वहां रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंचती है वो 2.5 घंटे तक क्या करती है? 2.5 घंटे बाद टीम क्यों पहुंचती है? और जो टीम वहां पर पहुंचती है वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरी क्यों खड़ी रहती है? अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बड़ी लापरवाही से यह हादसा हुआ है और इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता और नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई जरूर की गई है, नवीन कुमार को सस्पेंड किया गया है, कुछ एक अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पर पर्दा डालने की कोशिश है? 1-2 लोगों को नोटिस दे दिया गया, एक आध को सस्पेंड कर दिया गया, बाकियों पर कार्रवाई यहां पर की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, नोएडा प्राधिकरण पूरी तरीके से कटघरे में है और कटघरे में दमकल विभाग भी है। हाईटेक जिला है, हाई राइज सोसाइटी है नोएडा के अंदर, और ऐसी हाई राइज सोसाइटियों में अगर आग लगने जैसी घटना होती है या कोई दूसरी घटना होती है तो दमकल विभाग को तैयार रहना चाहिए तमाम आपदा से निपटने के लिए। बाढ़ वाले इलाकों में दमकल विभाग की टीमें जब काम कर सकती हैं तो इस बिल्डर प्लॉट के अंदर जहाँ पानी भरा हुआ था वहाँ 2.5 घंटे तक किनारे पर दमकल विभाग क्यों बैठा रहा? जो रस्सा था वो पर्याप्त उनके पास में नहीं था, इस तरीके के आरोप मृतक के पिता द्वारा लगाए गए। मौके पर मौजूद
मौजूद लोगों के द्वारा लगाए गए हैं कि लगातार किनारे पर ही अधिकारी बैठे रहे। ये बात तक सामने आई कि ठंडा पानी होने की वजह से या पानी के अंदर सरिया होने की वजह से दमकल कर्मी डरते रहे और पानी के अंदर नहीं उतरे, जबकि एक जो डिलीवरी बॉय है वो बिना किसी संसाधन के रस्सा हाथ में लेकर उस पानी में उतर जाता है। समय रहते अगर दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चलाते तो युवराज आज हो सकता है हम लोगों के बीच में होता। अब प्राधिकरण को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल सोसाइटी के लोगों के द्वारा खड़े किए गए, कई शिकायतें की गई, IGRS किया गया इस पानी के इलाके को लेकर, बैरिकेटिंग लगाने को लेकर, रिफ्लेक्टर लगाने को लेकर, लेकिन अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहे और समय पर वहां ना तो बैरिकेड्स लगाए गए ना रिफ्लेक्टर लगाए गए। जब युवराज की मौत हो गई तो कल शाम को प्राधिकरण की टीम पहुंची और 5 से 6 जो पत्थर के बैरिकेड्स हैं वो वहां पर लगाए गए। अगर ये बैरिकेड्स पहले लगा दिए जाते तो शायद युवराज का एक्सीडेंट होता, छोटी मोटी उसको चोट आती, वो पानी में नहीं गिरता। तो इसी तरीके के सवालों को लेकर पूरे सेक्टर 150 के पूरे शहर के लोग चर्चा कर रहे हैं और प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आनन फानन में एक ट्रैफिक सेल के जेई को सस्पेंड करना और तमाम अन्य विभागों को नोटिस देकर उनसे जवाब तलब करने की जो कार्रवाई है वो सीओ के द्वारा की गई है, लेकिन इस कार्रवाई को सभी लोग नाकाफी बता रहे हैं। क्या केवल अकेला जेई उसके लिए जिम्मेदार है? इलाके में सुपरवाइजर भी होता है, सीनियर मैनेजर भी होते हैं, OSD हैं, ACU हैं, तमाम एक लंबी अधिकारियों की सूची है जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है खासतौर पर ऐसे विकसित इलाकों में जहां पर करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदकर लोग रह रहे हैं और वो लोग सुरक्षित नहीं है अपने घर तक जाने में। घर से 500 मीटर की दूरी पर युवराज की कार गड्ढे में गिर जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, दमकल विभाग मौके पर पहुंचता है, लेकिन सब मूक दर्शक बने रहते हैं और एक पिता किनारे पर खड़ा होकर अपने बेटे को डूबते हुए देख रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं उस पिता पर किस तरीके की उस समय सोच उसके दिमाग में रही होगी, किस तरीके से पिता टूटा हुआ था। और कल भी हमसे बातचीत करने के दौरान पिता ने साफ तौर पर आरोप लगाए और दमकल कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता, संसाधन वहां पर होते तो उनका बेटा आज उनके साथ होता। और तमाम मांग जो है सोसाइटी के लोगों द्वारा कैंडल मार्च कर मांग भी रखी गई और ये भी आरोप लगाए गए कि जो शिकायतें हैं वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी भिजवाई गई। विधायक, सांसद के पास भी सोसाइटी के लोग गए और काफी पहले से इस चीज की मांग कर रहे थे कि वो जो जलभराव है उस जलभराव को वहां से हटाया जाए और किसी भी साइट पर अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसको कवर किया जाता है, टीन सेट लगाए जाते हैं या बाउंड्री की जाती है। किसी तरीके की बाउंड्री नहीं थी। 2014 में ये प्लॉट का आवंटन एक बिल्डर को हुआ, उस बिल्डर ने दूसरे बिल्डर को बेच दिया और इस जमीन पर जो जानकारी अब हमें सूत्रों के हवाले से मिली है 3000 करोड़ रुपए का प्राधिकरण का बकाया है। एक तरफ प्राधिकरण अपना बकाया नहीं वसूल पाया, दूसरी तरफ जो नियम है उनके पालन तक नहीं करा पाया, ना हमें बैरिकेटिंग लगाए। तो इन तमाम सवालों से अब नोएडा अथॉरिटी घिरी हुई है। कल संडे का दिन था, कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, शाम को बैरिकेड्स लगाने के लिए जरूर पहुंचे और देर रात ही जेई को सस्पेंड करने की जानकारी प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से दी गई। प्रेस नोट एक जारी किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कोई भी प्राधिकरण का अफसर कल दिन भर वहां नहीं पहुंचा, परसों नहीं पहुंचा। फिलहाल आज देखना होगा कि प्राधिकरण में किस तरीके की कार्रवाई होती है। क्या कोई अफसर मौके पर पहुंचकर सांत्वना देता है या बिल्डर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो केवल FIR दर्ज करने से नहीं बल्कि प्राधिकरण की तरफ से भी कार्रवाई होती है, समय समय पर नोटिस दिए जाने और किस तरीके के नियमों का उल्लंघन किया गया है उसको लेकर अलॉटमेंट कैंसिल किया जाएगा या क्या कार्रवाई प्राधिकरण करता है वो भी देखना होगा। इस पूरी जमीन को लेकर CBI भी जांच कर रही है, ED भी जांच कर रही है। स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटन इसका किया गया था, उसके बाद छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े अलग अलग बिल्डरों को बेच दिए गए। अलॉटमेंट के दौरान प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा, इस तरीके की भी जानकारी जमीन को लेकर सामने आ रही है। तो तमाम नियमों की अनदेखी करने के साथ साथ जो नियम जो वहां पर सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर भी ध्यान प्राधिकरण के अफसर नहीं दे पाए। तो सीधे तौर पर मिली भगत का भी आरोप यहाँ पर संबंधित विभाग, चाहे बिल्डर डिपार्टमेंट की बात करें, लैंड डिपार्टमेंट की बात करें या प्राधिकरण के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके ऊपर कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से एक इंजीनियर को 2.5 घंटे में नहीं बचा पाए यहाँ का प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण की टीम, उससे तमाम जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं और अपने बच्चों को सुबह के वक्त कई बार कोहरा होता है, स्कूल की बस भी उस रोड से निकलती हैं, तो कई महिलाएं ऐसी भी थी जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंतित थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्राधिकरण उचित कदम उठाए, नहीं तो आने वाले समय में वो जो प्रदर्शन है वो उग्र किया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए सवालों की तो झड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्या सिर्फ जेई को सस्पेंड कर देने से ही सब कुछ हो जाएगा? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कब और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी जिनको सिर्फ अभी नोटिस जारी किया गया, और न जाने कितने अधिकारी होंगे जो कि इस पूरे
हादसे के पीछे जिम्मेदार होंगे। और जितनी फुर्ती लीपापोती में दिखाई गई है, शायद उतनी फुर्ती अगर पहले दिखाई गई होती, अपनी जिम्मेदारियां ये अधिकारी समझते, तो शायद आज ये तस्वीर नहीं होती। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।